हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू फूजोसी गर्ल वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को ये स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के हैंड्स को टकल कर देता है हैंड क्लब से, एंड देन उसके पजामा के अंदर से ही जहाँ तक ईबू के हैंड्स वांगजी के हैंड्स जा रहे थे, तो वो उसके अंदर उसे एक्सक्यूज़ कर रहा था, उसे टच कर रहा था, उसे सिड्यूस कर रहा था। उसके बाद उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसके पूरे थाइज़ को वो ग्रैब कर रहा था, उसे सिड्यूस कर रहा था पूरी तरह से। सिड्यूस करने के बाद और फिर जब वो अपने हैंड्स को उसके लिप्स के ऊपर लेके आता है, तो उसके लिप्स के ऊपर अपने थंब से उसके लिप्स को फहरा रहा था, और फिर उसके ऊपर आ जाता है सीधे वो, और आने के बाद उसके फोरहेड पर किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके लिप्स पे भी किस करता है, सिर्फ किस करता है ओनली फॉर। फिर उसके नेक पे बाइट करता है, और फिर उठ करके वो सीधे बाथरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद जान जो कि उस विंग उसी दिशा में देख रहा था जो अभी वांगजी बाथरूम गया है, तो वो बस देख रहा था कि ये क्या था। इसने मेरे हैंड्स को टकल कर दिया, इसने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया, इसने पूरे पूरे बॉडी को निचोड़ डाला, और ये बस किस करके निकल गया, ये था क्या? तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, तुम दुष्ट हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे। और उसे वैसे कॉस कर रहा था और झल्ला रहा था, क्योंकि एक्साइटेड करके छोड़ देने के बाद यार जो हालत होती है वो बेचारा विंग को ही पता चल रहा था अभी। और वो गुस्से के मारे बेड पे अपने लातों को, पैरों को, हाथों को जो कि बंधा हुआ था सभी को वो उठा उठा के पटक रहा था और झल्ला रहा था। कहता, तुम सच में बहुत बुरे हो बुड्ढे कहीं के, और ऐसा बोल करके और अपने आप को वो शांत कराने की कोशिश कर रहा था, और अपने पैरों को बेड से पूरा टिका करके एक्सक्यूज कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, और उसे अभी उसका टच चाहिए था, ना कि ये पनिशमेंट जो कि उसके लिए बहुत बुरा था। और वो बस खुद को काम डाउन कराने का ट्राई कर रहा था, और वो बस सोच रहा था कि उसके दिमाग से ये थॉट निकल जाए। और बार बार जब ऐसा नहीं हो रहा था, तो वो अभी विंग जो था वो बुधाज मंत्र चैंट कर रहा था और ख़ुद को बस शांत करा रहा था, जो कि उसके सच खुले हुए थे और पजामा थोड़ा उठा हुआ था। उस कमरे की जो ऐसी थी वो नॉर्मल थी, बट अभी भी वो काम नहीं कर रही थी, उसके लिए उसे ठंडा चाहिए था अभी पूरा का पूरा। कुछ देर ऐसे ही बुधाज के मंत्र को चैंट करता, एंड देन दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता, लान वांग जी, मेरे हैंड्स को खोलो अभी के अभी, तुम बहुत क्रूअल हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है अभी, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा बोल बोल के वो चिल्ला रहा था, और जब नहीं खोल रहा था बेचारा बहुत थक गया था आधा घंटा में ही, और वो एकदम रिलैक्स होकर निढाल और ऐसा करके वो बस लेटा हुआ सीलिंग की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे अभी वांगजी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट फिर भी वो क्या ही कर सकता था, उसके हैंड्स को उसने बांध दिया हुआ था। वहीं कुछ टाइम बाद, लगभग 45 मिनट बाद, जब वो सावा लेके बाहर आता है तो अपने गीले बालों को सुखाते हुए आता है, तो देखता है कि जो विंग है वो सीलिंग की ओर देख रहा है। और जैसे ही विंग देखता है कि वांगजी वहाँ बेड के कॉर्नर के पास खड़ा उसे घूर रहा है, तो वो अपनी आंखों को पूरा गुस्से से घूरते हुए विंग वांगजी की ओर देख रहा होता है, और एक शब्द नहीं निकालता, चुपचाप घूर रहा होता है। वहीं अभी वांगजी के चेहरे पे इतनी सॉफ्ट और प्यारी स्माइल थी कि हाय, देख के किसी का दिल भी पिघल जाए। ये देखने के साथ विंग का भी दिल पिघल गया था, बट फिर भी वो गुस्से में नाटक कर रहा था ताकि वो बता सके कि वो बहुत गुस्सा है। तो वो स्माइल करते ही वांगजी उससे कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें पनिशमेंट, क्या तुम्हें और लंबा चाहिए? तो विंग बस उसे घूरे जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी फिर उस टॉवल को बेड पे रखता है, और फिर उसके पास आकर के उसके हैंड्स को खोल देता है, दोनों हैंड्स को। फिर जो उसने उसके शॉर्ट थे ना, वो उसको देते हुए कहता है, जाओ जाके शावर ले लो विंग। वो इतना प्यार से बोल रहा था कि विंग को तो गुस्सा बहुत आ रहा था कि थोड़ी देर पहले उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड करके छोड़ दिया, और अभी इसे इतना प्यार से बात कर रहा है। उसे तो धक्का दे के वहाँ से जाने का मन कर रहा था, बट वो कुछ ना बोल पा रहा था, ना समझ पा रहा था, बस उसकी बातों को वो सुन रहा था। फिर वो शर्ट्स को लेता है और फ्लोर पे फेंक देता है, और उसे गुस्से में घूरते हुए वहाँ से सीधे बाथरूम में जा कर के डोर को बहुत ज़ोर से बंद करता है, ऐसे। तो उसके जाने के बाद वांगजी बस मुस्कुरा रहा था। फिर वापस आकर के वो अपने बालों को सुखाता है अच्छे से। सुखाने के बाद वो
जल्दी से जाकर के किचन में फिर खुद के लिए और उसके लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी बना कर के लाता है। तब तक विंग भी फ्रेश होके आ चुका था, जब तक वो कॉफ़ी वूफ़ी बना के लाया था तब तक। और आते ही वो जाके बेड पे बैठ जाता है, जो कि उसे बाहर जाना था बट उसे जाने नहीं दे रहा था और दोनों को काम करना था। तो कॉफ़ी उसे की ओर बढ़ाते हुए वांग जी कहता है उससे, ये लो पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग का तो पारा चढ़ा हुआ था। हाँ, वो मतलब उसका गुस्सा उतर गया था, बट फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो कॉफ़ी नहीं लेता और सीधे ना बेड पर से उठ कर के बाहर जाने लगता है। तो वांग जी वापस से कहता है, विंग मैंने कहा कॉफ़ी लो, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरी रात के लिए यहाँ बांध के रख दूँ। ये सुनना था कि विंग चुपचाप से वांग जी की ओर पलटता है और पलटते हुए गुस्से में वो कॉफ़ी ले करके और सीधा बेडरूम से बाहर निकल के जो हॉल था वहाँ चला जाता है। दरवाज़ा वापस से फिर ज़ोर से पटकता है, मतलब इतना ज़ोर से बंद करता है कि बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है। और फिर वो हॉल में जा कर के लैपटॉप निकाल करके जो उसके नोटिफिकेशन हाईकॉन ने भेजे हुए थे उन सभी चीज़ों को वो चेक करने लगता है। और इधर वांग जी, उसे तो हंसी आ रही थी रह रह के, जो कि वो बहुत खुश था क्योंकि कई सालों बाद शायद से उसके चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल आई होगी, वो भी किसी समवन स्पेशल की वजह से, जो कि अब उसका हस्बैंड है और वो उसे अब तो कहीं जाने नहीं देने वाला। और ये सारी चीज़ें और ये सीन सोच सोच करके वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो वांग जी भी अपना काम करने में लगा हुआ था। अब जो कि वांग जी को पता है कि विंग का खुद का एक मॉडिफायर गैराज है, तो उसे पता था, इसलिए उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और बोला कि शायद से उसके काम है तो वो छोड़ देता है। यहाँ दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब दोनों काम करते ही विंग हॉल में ही सोफ़ा पे ही वैसे ही सो गया था और वांग जी का जब काम ख़त्म हो गया था तो वो लैपटॉप को अपनी जगह पे प्लेस करने के बाद जब देखने आता है तो विंग सोया हुआ था। तो वो अपने बेडरूम से ला करके एक पतला कंबल उसके ऊपर उड़ा देता है एंड देन सोफ़ा पर ही वो उसके पीछे होते हैं ना, वो क्योंकि नीचे बैठ के काम कर रहा था तो उसके लैपटॉप को पहले वो चेक नहीं करता कि क्या कर रहा था वो, क्योंकि ये इन ऑपरेट होता, बिना बताए किसी को चीज़ों को हाथ नहीं लगाते ना, वैसे ही बंद कर देता है। और वो वैसे सो रहा था तो उसे उठाता नहीं है, फिर उसको वैसे ही होल्ड करके वो भी सोफ़ा पे ही सो जाता है उसके पीछे। दोनों उसके मतलब ऐसे ही हॉल में ही सो जाते हैं। वो एक कंबल से वो ओढ़ा हुआ था, दूसरा उसके ऊपर था और फिर वो जान को बैक से ही ऐसे उसके बैक पे हाथ रख के सो जाता है, क्योंकि उसके साथ सोना वांग जी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता था। इसी वजह से जब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की नींद खुलती है, जब जाग होती है उसकी, तो वो देखता है कि वो अभी भी नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ सो रहा है, लैपटॉप बंद है। तो वो डर जाता है। फिर जब देखता है अपने पीछे वांग जी को तो सबसे पहले वो लैपटॉप ओपन करता है और चेक करता है, तो वो जैसे था वैसे ही वो फाइल सब थे, ओनली फॉर वांग जी ने लैपटॉप को बंद किया था। तो वो एक राहत की सांस लेता है और फिर लैपटॉप को अच्छे से सब कुछ मतलब जो सेव करने वाला था या जो भी कुछ भी था वो सब बैक वो करने के बाद बंद कर देता है। उसके बाद अपने कंबल से वो बाहर निकलता है तो देखता है वांग जी उसको पकड़े हुए था, तो उसको अच्छे से स्ट्रेट पोजीशन में लेटाता है। फिर उसके नीचे कुशन्स को डालता है जो होते हैं सोफे पे उसको, फिर अपने वाले कंबल से उसे दोबारा से उसे अच्छे से टक कर देता है ताकि वो आराम से पीसफुली सो जाए। फिर वो अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो कंप्लीट करता है, किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, बाथरूम वगैरह जो होता है वो, क्योंकि उस घर में वही दोनों रह रहे थे और जो सर्वेंट्स था वो भी उसके डैड के लिए काम करते थे, तो ईबो ने उसे निकाल दिया था, तो उस घर में ओनली फॉर वो दोनों थे। तो सारा काम जो, यार मैं ईबो क्यों बोल रही हूँ, वांग जी ने निकाल दिया था, तो विंग सारा काम करता था। विंग जब सारा काम कर चुका था तो वो ब्रेकफास्ट बनाता है दोनों के लिए। तब तक वांग जी भी नींद खुल जाती है। वो देखता है जब वो खाना बनाते तो स्मेल आती है, तो उस स्मेल से वो उठ गया था। फिर वो जैसे ही उठा तो उसे रात वाली बात याद आ रही थी, तो वो सोचने के मात्रे उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और इतना ही सोचना था कि उसके फ़ोन में रिंग बजने लगती है, तो वो अपने फ़ोन को उठाता है और उठाने के साथ ही नींद में ही बोलता है हेलो। तो उधर से न्यू हसन कहता है बॉस आपको पता है, तो वो तो ऐसे ही एक्साइटेड में बोलता ही है। तो वांग जी कहता है नहीं क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया है तुमने। तो न्यू हसन कहता है बॉस हम लोगों को आज एग्जीबिशन में जाना है, जो हमारे इन्वेस्टर है आपको पता है ना, हाँ मैंने सुना है कि आज मिस्टर एक्स भी आने वाले हैं। कैसा रहेगा, हम जब उनसे मिलेंगे तो हमें और भी ज़्यादा इनकम मिल जाएगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा हमारी कंपनी के लिए एक अलग से।
और ये उनका एग्जीबिशन आर्ट है, तो शायद से वो यहाँ आएंगे तो हमें चलना चाहिए, ये सारी बातें वो बता रहा था। तो वो सीधे ऐसा बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। और उसके बाद वो फिर वापस से पलट के किचन की ओर देखता है, जहाँ पे बीइंग बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट बना रहा था दोनों के लिए। फिर वो उठ के वॉशरूम जाता है, फ्रेश होके रेडी वेडी होके आता है और डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है। और बीइंग भी दोनों के लिए प्लेट लगा के ले आया हुआ था, और वो आने के बाद बैठता है और खड़ा होता है। वांगजी जो कि उसे खाते खाते देख रहा होता है, क्योंकि उसे रात वाला सीन उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने विंग को एक्साइटेड करके छोड़ दिया था और वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वहीं विंग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो अभी भी गुस्सा था, और वो मतलब उसका पूरा गुस्सा उतर गया था, पर वो अभी भी नाटक कर रहा था कि वांगजी उसे मनाए करके। तो वो बस ऐसे गुस्से गुस्से वाला प्रिटेंड करके खा रहा था। तो वांगजी बड़े प्यार से खाते खाते बीच में बोलता है विंग। तो अब तो विंग को इतना एक्साइटेड हो रहा था कि उसे लगा कि हाँ फाइनली अब वांगजी उसे मना ही लेगा। फिर वो कुछ नहीं बोलता और मुंडी झुकाए ही था। तो वांगजी वापस से दोबारा उसे कहता है विंग। तो वो कुछ नहीं बोलता, फिर वापस से कहता है विंग जरा मुझे वो सॉस पास कराना। बेचारा जो वो चम्मच से खा रहा था वो स्टॉप। और वो अपने मन में जैसे शीशा टूटता है ना यार, अरमानों पे पानी फिर गया। तो वो अपने मन में कॉस करते हुए खुद से कहता क्या सॉस। और ऐसा बोल कर, मतलब अपने मन में ही ऐसा बोल करके जो सॉस की बोतल थी उसे पास करा देता है और वापस वो खुद खाने लगता है। ये सीन देखने के बाद तो वांगजी को वापस से हंसी आ रही थी, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि विंग कैसे मुंह बनाए हुए हैं। तो वो वापस से मतलब सॉस डाल के वो अपना वापस से खाना स्टार्ट कर देता है। और फिर खाना फिनिश हो जाता है तो वो सभी चीज़ों को उठा करके और किचन के सिंक में लाके पटक देता है। एंड देन वो बेडरूम में आने के बाद अपना लैपटॉप वाला बैग, फ़ोन और जो कुछ भी ज़रूरी का सामान था जैसे कार की वगैरह, वो सभी चीज़ों को उठाता है। और उठाने के साथ ही वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जो कि उसका आदत था कि मेन डोर तक जाने के बाद वो पलट के देखता था और विंग को बोलता था कि मैं जा रहा हूँ विंग, बाय। तो वो वैसे ही वो आज यहाँ आया हुआ था, तो विंग वेट कर रहा था। तो वांगजी आज क्या करता है कि सिर्फ बोलता है विंग को मैं जा रहा हूँ, बाय। विंग का नाम कहीं भी उसने मेंशन नहीं किया था। अब ये सुनने के बाद तो विंग को सच में अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका हस्बैंड ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, तो वो रिप्लाई नहीं देता और गुस्से के मारे मुंह फुला करके फेर के और फिर वो अपना काम करने में लग जाता है। कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करने लगता है ताकि रात में अगर वो घर लेट भी आए तो वो जल्दी जल्दी से खाना बना सके। किचन में बहुत सारे काम होते हैं ना। उसके जाने के बाद वो गुस्से में अपना काम कर रहा था। वहीं वांगजी बाहर आने के बाद वापस से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जब से सो के उठा है तब से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी ही थी और वो मुस्कुरा रहा था। वैसे ही जब वो कार में बैठा तो ड्राइवर नोटिस करता है कि बॉस उसकी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, और ये कोई फीक वाली स्माइल नहीं है, इतनी अच्छी स्माइल है कि वो लगती है दिखने से कि ये रियल है। जब वो ऑफिस आया था तो वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था कुछ सेकंड्स बाद। तो न्यू हेसंग भी नोटिस कर रहा था, तो उससे रहा नहीं गया। जब उसका 2-3 मीटिंग ओवर हो गया और जब उसे वहाँ एग्जीबिशन में जाने का टाइम हो गया था, तो वो दोनों जब रास्ते में थे कार में, तो न्यू हेसंग से रहा नहीं गया। तो वो पूछ ही लेता है बॉस क्या बात है, कल रात आप दोनों की अच्छी रही थी क्या। और जब वांगजी ये सुना तो पहले तो वो मतलब मुस्कुरा रहा था, फिर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि न्यू हेसंग ने क्या कहा, तो फिर वो गुस्सा वाला फीस बना के न्यू हेसंग को देखता था। बेचारा म्याऊं बिल्ली की तरह दुबक गया था अपनी ही सीट पे, और वो बस प्रे कर रहा था कि उसका बॉस अभी गाड़ी से ना उतार दे। और वो प्रे क्या कर रहा था, उसकी प्रे भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। तो वांगजी कहता है ड्राइवर से अभी के अभी गाड़ी रोको। तो न्यू हेसंग कहता है बट बॉस अभी तो थोड़ा सा टाइम है ना, अभी तो हम 2 किलोमीटर पीछे हैं। तो वांगजी उसे कहता है सही कहा, हम 2 किलोमीटर पीछे हैं और तुम यहाँ से पैदल आओगे, वो भी टाइम पर। इतना कहने के साथ ही वो कहता है गाड़ी से अभी के अभी उतर जाओ। अब तो बेचारे न्यू हेसंग का मुंह बन गया था। वो सोच रहा था किस घड़ी में मैं अपने बॉस का पीए बना था कि जो कि मुझे हर बात की सज़ा मिलती है। हाँ, बेचारा ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतर जाता है। और जब उतर रहा था तो वापस से एक बार प्लेटेड आइज के साथ में अपने बॉस की ओर देखते हुए कहता है बॉस आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे गाड़ी में ले लीजिए, मैं 2 किलोमीटर कैसे आऊँगा। तो वांगजी कहता है ये तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था, टाइम पर आ जाना। और ऐसा कह के वो ड्राइवर को इशारा करता है। बेचारा ड्राइवर भी डर गया था कि अगर उसने कुछ हाँ या ना कहा तो उसकी भी खैर नहीं।
उसके बाद वो वापस से विंग के बारे में सोचते हुए वो वो गाड़ी उसकी स्टार्ट हो जाती है। उधर नियो हैचंग पैर पटकते हुए ये बांग जी को कोस रहा था कि सट मैंने क्यों कहा उससे। और जैसे तैसे करके बेचारा उसके जाने के बाद वो एक जो होता है ना स्कूटर जिसको बुला सकते हैं हम लोग कैब की तरह ही, तो वो कैब कॉल करता है तो स्कूटी आती है और वो उसका लिफ्ट लेकर के एग्जीबिशन में पहुंचता है, जो कि वांग जी पहले पहुंच गया था और उससे पहुंचने में 20 मिनट लेट था वो, बट फिर भी वो पहुंच गया था। और जैसे तैसे करके उसने अपने बॉस को ढूंढ भी लिया था। वहीं वांग जी वहाँ आने के बाद सभी बिजनेसमैन से मिल रहे थे, क्योंकि वो विंग खुद एक बिजनेसमैन था जो कि कोई लोग नहीं जानते। तो उसका आर्ट एग्जीबिशन भी बहुत बहुत बड़ा था, बहुत एक्सपेंड वाला था, बहुत एक्सपेंसिव भी था। वहाँ पे बहुत बड़े आर्टिस्ट लोग, बिजनेसमैन, फिल्मी स्टार्स, मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अलग अलग तरह के बिजनेसमैन सब आए हुए थे और सभी लोग उस आर्ट एग्जीबिशन को देख रहे थे। और उस आर्ट एग्जीबिशन को देखने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे एंटिक चीज़ों की नीलामी भी होने वाली थी, एग्जीबिशन लगने मतलब वो होने के बाद ही। तो सभी लोग वहाँ आए हुए थे कि कोई तो कुछ प्रीसियस चीज़ खरीद ही लेगा। तो वो सभी जब देख रहे होते हैं तो मतलब वहाँ पे हाईक्वान भी था, तो वो जब देखता है कि मिस्टर वांग यहाँ पे आए हुए हैं तो वो जल्दी से कॉल कर देता है विंग को कि बॉस यहाँ पे तो मिस्टर वांग भी आए हुए हैं। तो विंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं अंदर ही रहता हूँ, मैं अभी बाहर नहीं आऊँगा, तब तक तुम बाहर जितना भी हो तुम सबसे मिलो और सब कुछ संभाल लो। जो कि हाईक्वान का ऑरा एकदम देख ही रहे जानते ही सभी लोग कि इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान है, और वो बिजनेसमैन लगता भी था, जो कि सारा काम वही करता था। विंग उसके पीछे था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी इस तरह से रिवील हो कि वो क्या कर रहा है। जो कि वो अपने मासा मासी के घर रहता था तो वहाँ पे एक नॉर्मल बॉय बन के रहा करता था, और वो सारी एसेट्स को उसने 15-16 साल से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वो इन्वेस्ट करता था और आज वो खुद इन्वेस्टर था। तो उसने इतना सारा इन्वेस्ट किया था कि वो बाद में जाकर के एक अच्छा खासा बिजनेस एक्सपैंड कर सकता था, लेकिन उसने इन्वेस्टर बनना चूज़ किया, इसलिए वो इस फील्ड में आ गया था। तो वो अपने ही ऑफिस में रह जाता है और यहाँ पे हाईक्वान सभी से इंट्रोड्यूस करता है खुद को मिस्टर एक्स के तौर पे, और सभी से वो हैंडशेक कर रहा था। तो नियो हैचंग भी उसके पास आता है मिस्टर वांग वांग ईबो को वांग जी को लेकर के, और आते ही नियो हैचंग बोलता है बॉस यही है मिस्टर एक्स, ऐसे हाथ धुत करके स्लोली बोलता है। तो वांग जी भी कहता है हेलो मिस्टर एक्स, तो हाईक्वान भी हेलो मिस्टर वांग जी, ऐसे करके हैंडशेक करते हैं दोनों। फिर जितने भी एग्जीबिशंस लगे हुए थे उन सभी पे वो लोग एक एक करके बात करते जा रहे थे। अब नीलामी का टाइम आ गया था और सभी लोगों को अपने अपने चैम्बर में बैठा दिया गया था, और सभी के पास टोकन्स, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ एक मतलब जो होता है बड़े बड़े नीलामी में वैसे ड्रिंक्स और खाने पीने के कुछ ड्राई सामान वो सभी अच्छे से रखवा दी गई थी, और सभी के पास एक एक लड़कियों को खड़ा करा दिया गया था ताकि सभी प्लेजरेबल फील करे। क्योंकि नियो हैचंग और वांग जी के पास भी एक लड़की थी जो उसे कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। और ये सारा सीन दूर कैबिन में बैठा एक इंसान देख रहा था, और जिसके गुस्से का पारा तो ऑलरेडी सुबह से चढ़ा ही था, और ये सीन देखने के बाद तो उसका खून ही खौल रहा था, और वो ना चाहते हुए भी बस दांत पीस रहा था और अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ में टकल करते हुए रगड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो छाकर भी अभी उसके सामने नहीं जा सकता था। और वो लड़की रह के वांग जी को सर ड्रिंक में और क्या चाहिए, क्या आपको कुछ और चाहिए, ऐसे कह के उसके पास जाने की बहुत कोशिश कर रही थी। जो कि वांग जी लग भी रहा था बहुत ज़्यादा हैंडसम, एलिगेंट, एकदम परफेक्ट, तो कैसे कोई ना उसे अट्रैक्ट हो भला। और ये सीन देख के तो बेचारी हमारे विंग की जली भुनी हुई थी। फिर भी जब एग्जीबिशन का टाइम स्टार्ट होता है और सभी चीज़ों को लाया जाता है, जो कि वो वॉस को लाना था, वो प्रिंटेड कुछ पिक्चर्स और कुछ और एंटीक चीज़ें, जिसमें बहुत सारे कॉइन्स थे और कुछ एंटीक ज़माने के बाज थे। एक ऐसी पेंटिंग थी जिसे जान ने द लव नाम से बनाया हुआ था, जिसके ऊपर दो लोगों की पिक्चर एक दूसरे को ऐसे इंटेंगल फेज में, वो पिक्चर थोड़ी सी सी स्टाइल की पिक्चर थी, दोनों को एक तरह से ऐसे कडल करना, हाफ बॉडी उनकी नेकेड थे एंड हाफ उनका कवर था। वो पिक्चर्स मतलब
एक ऐसा आर्ट फॉर्म था जिसे देख के लग सकता था कि दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हों और एक दूसरे को बस एम्ब्रेस किए हुए हैं। वो इतना कूल और शानदार पिक्चर था कि देख के लगता था कि मानो कि हाँ, उन दोनों जो अभी हैं, उन दोनों की दुनिया में अभी तीसरा वहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तक कि हवा पानी खाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतना कूल पिक्चर था। सभी चीज़ों को एक एक करके वहाँ पे लाके लगाया जाता है और सबकी बोली स्टार्ट होती है। सभी चीज़ें, कोई कुछ ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था। वो पेंटिंग पे जैसे ही नज़र जाती है वांगजी की, पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा खिंचाव फील होता है और वो उस पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा दाम लगा करके सभी लोगों से सबसे हाईएस्ट प्राइस में उस पेंटिंग को वो 1 मिलियन में ख़रीद लेता है, जो कि वो उतना ज़्यादा महंगा था भी नहीं। बट कोई ना, वो पिक्चर तो वैसे ही घर में ही आनी थी, तो वो उसके पास हो जाती है, आ जाती है। वॉस और जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी, कॉइन्स वगैरह और कुछ और पेंटिंग्स थी, वो सभी एक एक करके सभी कोई ना कोई कुछ खरीद ही रहे थे। अब लास्ट में वो पेंडेंट बच गया था, जिसे जान ने अपनी मॉम की आखिरी निशानी जो थी, जान बोले यार वो सिट विंग की मॉम की जो आखिरी निशानी थी, और उसे वो उसका पूरा फुल टू कॉपी बनाया गया था, तो वो बची हुई थी, जो कि वो ओरिजिनल डायमंड थी। मतलब सेम टू सेम वही थी, समझो एक ही पीस का दूसरा मास्टरपीस है, बट सिर्फ उसकी मॉम की नहीं थी वो, तो वो लगी हुई थी क्योंकि वो एक एंटीक पीस था, ऐसा डिज़ाइन जिसकी डिज़ाइन की कॉपी नहीं करी जा सकती थी, क्योंकि ये डिज़ाइन उसकी मॉम ने खुद से डिज़ाइन करके बनाया हुआ था। और आज विंग ने भी ऐसा ही किया था, उसी डिज़ाइन की कॉपी करके एक और कॉपी बनाई थी। तो वांगजी वो उस पेंडेंट को ख़रीदना चाहता था अपनी बहन के लिए, क्योंकि विंग वेयर नहीं कर सकता था और उसके घर में अभी कोई और नहीं था। तो सभी लोग बोली लगा रहे थे और वो भी बेट लगा रहा था, जिसकी कीमत 3 मिलियंस रखी गई थी और वो बढ़ती ही जा रही थी, जो कि वो कि प्योर डायमंड था और उसमें एक रूबी भी लगा हुआ था, जिसकी मतलब चाइनीज़ मार्केट में अगर कीमत लगाई जाए तो सिर्फ एक रूबी की कीमत ही लगभग 1000 मिलियन युवान था और वो बहुत बहुत कॉस्टली था। और वो एक प्रिंसेस के मतलब जैसा कि अफवाह फैलाया गया था कि एक प्रिंसेस के जो मुकुट होते हैं ना, उसमें से वो क्यूबिक में से वो रूबी को निकाला गया था और वो इसमें लगाया गया था, जो कि ये अफवाह विंग ने ही फैलाने को कहा था। तो सबको ये प्राइस से प्राइसलेस लग रहा था, ज़्यादा था, तो ये सभी लोग बोली लगा रहे थे, ये भी लगा रहा था। वहीं यूचिंग के साथ में रोज भी आ जाती है और एक चेम्बर में बैठी हुई इस सभी नज़ारों को मज़ा ले रही थी। रोज तो सोच रही थी कि वांगजी जब ये पेंडेंट खरीद रहा है तो उसका हस्बैंड तो ये पहनेगा नहीं, क्योंकि वो एक बॉय है, तो वो ज़रूर मेरे लिए ही ले रहा है और उसकी गलतफहमी इतनी अच्छी है देखो। और वो मन ही मन खुश हो रही थी और वो यूचिन तो को नहीं बोलती बट खुद से ही बोलती अपने मन में, विंग देखा तुमने, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पीठ पीछे ये भी करता है, वो इतने महंगे डायमंड को ख़रीद रहा है ताकि वो मुझे गिफ्ट कर सके। और ये सोच के वो खुश हुए जा रही थी। आखिरकार वांगजी एक बिजनेसमैन था और अच्छा खासा बिजनेस था उसका, तो वो उसे ही मिलता है लास्ट में, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाता है, जो कि 5 मिलियन से भी ऊपर गया था वो। और उसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक पेंडेंट, ऑलरेडी उसने पेंटिंग ख़रीदा था और ये दोनों, वो मतलब खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट जब जैसे ही बोली लगना स्टार्ट हुए थे तो उसे रहा नहीं जा रहा था, वो लगाते जा रहा था और आखिरकार वो पेंटिंग और ये पेंडेंट दोनों ही वांगजी को मिल जाते हैं। उसके बाद वो न्यू हेजेंग को बोलता है कि पेंटिंग और ये दोनों घर लेके आ जाने के लिए। उसके बाद एक पार्टी थ्रो बैक की जाती है और रोज जो थी वो यूचिंग के साथ में आई हुई थी और वांगजी सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा था खुद को और सबसे मतलब हैंड शेक कर रहा था, बातें कर रहा था बिजनेस से रिगार्डेड। हाईकॉन भी वहीं पे था। तो जब वो जो रोज़ थी, तो रोज़ ना मिस्टर एक्स को ढूंढ रही थी, जैसा कि उसने सुना हुआ था, तो वो हाईकॉन को मतलब मिस्टर एक्स समझ रही थी और एक्चुअली में वो खुद को भी इंट्रो यही करा रहा था। तो उसके पास आती है और उसे हैंडशेक करती है और उसके हाथ में जो ड्रिंक था वो उसके ऊपर ना जानबूझ करके गिरा देती है और वो सॉरी मिस्टर एक्स, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कह के वो
उसको बोलती ठीक है आप इसे वॉश करके आइए, ऐसा बोल करके उसे वॉशरूम भेज देती है। उसके जाने के बाद वो जो वांग जी वहाँ रह गया था, तो वो उसे कहता है, आह वांग जी तुम भी यहाँ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस एग्जीबिशन में आने वाले हो। जो कि वांग जी उसे देख करके मुंह बना रहा था और उससे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि कल रात को उसने जो किया था, उस परसों रात को, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस पर, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके हैंड्स को पकड़ लेती है रोज और कहती है, वांग जी तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वांग जी कहाँ सुनने वाला था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं रोज कौन सा तमाशा करने वाली है वांग जी के साथ मिल करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।